हेलो दोस्तों, मैं ऋषिंद्र शुक्ला आपके सामने एक बार कहानियों का के माध्यम से आपको कुछ समझाऊंगा। और आप उस कहानी को बड़े गंभीरता से लीजिएगा, क्योंकि हर कहानी में अपना मकसद एक छुपा रहता है। कहानी बहुत छोटी सी है कि पहले तो आप ये समझ लीजिए कि इस कहानी का सार ये है कि जो आदमी बुराई करता है किसी दूसरे आदमी की, तो ये सच मान के चलिए कि उस आदमी की भी बुराई कोई दूसरा आदमी करता होगा उसके पीठ पीछे। तो ये सिलसिला अनवरत चलता रहता है, और इस चलते हुए सिलसिले में आदमी इतना मतान्ध हो जाता है, बुराई करते करते ये सोचता है कि मैं उसका भला बुरा कर रहा हूँ, जबकि खुद उसका बुरा होने वाला है, इसका उसे एहसास नहीं है। वो अपने वो सारे रास्ते बंद कर लेता है जिससे उसे खुशी मिले, जिससे उसे प्रसन्नता मिले, जिससे उसे सम्मान मिले, यश मिले, गौरव मिले, वैभव मिले, संपत्ति मिले। तो ये कहानी उसी के ऊपर आधारित है। होता यह है कि एक बार एक लिस्ट दी जाती है यमराज जी को कि आपको इन इन आदमियों को पृथ्वी से उठा के लाना है, मतलब उनकी आत्माओं को आपको लाना है। तो यमराज जी आते हैं। तो चूंकि वो आत्माएं ठीक ही ठीक थी, तो यमराज जी को आना पड़ा। तो यमराज जी आते हैं। यमराज कहते हैं गर्मी का मौसम होता है, गर्मी के मौसम में उन्हें ये मिलते हैं, आदेश मिलते हैं। तो वो गर्मी के मौसम के कारण चिलचिलाती धूप में, जेठ की धूप समझिए आप, ज्येष्ठ की धूप समझिए कितनी भयंकर होती है। मई जून का महीना, मई जून के महीने में बेचारे पृथ्वी पर आए। तो आते आते पसीने से लथपथ और बाल बिखरे हुए और मतलब प्यास से हाल बेहाल हो रहा था। तो उन्होंने एक घर के सामने रुके और खटखटाया, दरवाजे को नॉक किया। उस समय डोरबेल नहीं हुआ करती थी। नॉक किया, आदमी निकला। उन्होंने आदमी से कहा कि भाई ऐसा है, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिलाओगे क्या? तो उसने कहा हाँ, पानी आपको पिलाऊंगा। जब यमराज जी ने पानी पी लिया तो यमराज जी बोले कि देखो भाई, ऐसा है कि मैं हूं यमराज और मैं तुम्हें लेने आया हूं। और इसमें जो है ये, लेकिन मैं अब चूक प्रसन्न हो गया, आप आदमी अच्छे हो, इसलिए आपको नहीं ले जाना चाहिए मेरे को। तो इसमें एक डायरी है मेरे पास। इस डायरी में आपका जहां नाम है वहां आप 5 चीजें ऐसी लिख दीजिए जो आपको मेरे से चाहिए। मैं वो 5 चीजें आपको दे दूंगा, लेकिन 5वीं चीज जैसी कंप्लीट हुई आपकी, मैं उससे एक आगे ना लिखने दूंगा ना कुछ करने दूंगा। तो आदमी ने पन्ना पलटना चालू किया। तो पहला पन्ना ये था कि उसके पड़ोसी को 5-6 करोड़ की लॉटरी निकलेगी। उसने कहा नहीं, उसने उसे काट दिया। उसने कहा ये आदमी इसके योग्य नहीं है। दूसरा पेज खोला उसने। दूसरे पेज में लिखा था कि आपके पीछे वाले मकान में जो सज्जन रहते हैं, उन सज्जन को जो है उनके व्यापार में करोड़ों का फायदा होने वाला है। तो उन्होंने लिख दिया, उस आदमी ने लिख दिया कि नहीं, ये आदमी जो है बहुत ही बेकार टाइप का आदमी है, ये अपनी संपत्ति का दुरुपयोग करता है, दिखावा करता है, इसलिए इसका ये पैसा नहीं बढ़ना चाहिए, कोई फायदा नहीं होना चाहिए। तीसरा पेज पलटा। तीसरे पेज पे उनके सामने वाला जो था पड़ोसी, वो रसूख वाला आदमी था, नेता नगरी वाला आदमी था। तो उसने ये कहा कि अगले इलेक्शन जब भी आएगा अगले साल, ये आदमी जीतेगा उस इलेक्शन में और मंत्री पद इसे मिलेगा, कैबिनेट लेवल का। तो इसे और डाह हुई। उसने उस आदमी के सामने लिख दिया नहीं, ये आदमी किसी काम का नहीं है, ये जनता की कोई भलाई नहीं कर सकता, इसलिए इसे मंत्री नहीं बनना चाहिए और ना ही इलेक्शन जीतना चाहिए।
अब चौथा पेज उसने खोला। चौथे पेज में उसके साइड वाला, मतलब पहले बायां, फिर पीछे, फिर आगे, फिर दायां, दाएं टाइप का जो पड़ोसी था, उसके लिए उसने ये निकला, उसकी कन्याएं थी। तो उसने कहा इनकी कन्याओं को जो है शीघ्र ही विवाह होगा और बहुत अच्छे अच्छे पति मिलेंगे, कमाने वाले पति मिलेंगे और बहुत पैसे वाला ये आदमी धीरे धीरे हो जाएगा। तो उसने वहाँ लिखा, नहीं, कन्याओं का विवाह होना चाहिए, ये ठीक है, लेकिन अच्छे घर में नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनके यहाँ संपत्ति की कोई भी वैल्यू नहीं है। ये लोग संपत्ति की कोई वैल्यू नहीं कर पाएंगे और ना ही रख पाएंगे। 4 चीज़ें हो गई। 5वीं उसको और लिखनी थी। तो 5वां पन्ना उसने पलटा, तो उसमें उसने लिखा हुआ था, उसका एक मित्र था, मित्र का नाम लिखा हुआ था। मित्र के नाम के आगे लिखा हुआ था कि ये मित्र जो है 2 और 4 दिनों के अंदर, मतलब महीने के अंदर इतना बड़ा आदमी होने वाला है, इतना रसूख वाला है जिसकी कोई हद नहीं है। तो उसे फिर जलन हुई कि मेरा मित्र मेरे से आगे निकलेगा। उसने वहां भी रिमार्क लगा दिया, नहीं, किसी के योग्य नहीं है। 5 के बाद 6वां जैसी उसने पेज पलटा, वो चकित रह गया। उस पेज पे उसका नाम लिखा हुआ था। जैसी उसने उस पेज पे लिखना चालू करना चाहा, वैसे ही यमराज जी ने उसकी डायरी ले ली। का बस 5 चीजें हो गई, 6वीं चीज अब आप नहीं लिख पाओगे। तो इस कहानी का मतलब क्या हुआ कि आप दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, दूसरों की बुराई करते करते इतने मग्न हो जाते हो कि आपको अपना ध्यान ही नहीं रहता। तो अगर दुनिया अपने पे ध्यान देना चालू करे और अपने अपने काम करे ईमानदारी के साथ, तो मेरा विश्वास है कि ये इस दुनिया का कोई आदमी दुखी नहीं रहेगा। ये कहानी ये सीख देती है। दूसरी कहानी, एक जंगल होता है। जंगल में राजन शिकार करने जाते हैं। उस शिकार करते करते जो है रास्ता भूल जाते हैं। सैनिक बिछड़ जाते हैं। शिकार का पीछा करते करते राजन अपना रास्ता भूल जाते हैं। शाम हो चुकी होती है। तो अब उन्होंने ये सोचा कि इस जंगल में कहीं ना कहीं मुझे शरण मिलनी चाहिए। तो उसे एक घर दिखाई देता है, एक झोपड़ी दिखाई देती है टूटी फूटी। राजा उस झोपड़ी को नॉक करता है। एक आदमी बाहर निकलता है, कहता है कि भाई ऐसा है कि मैं इस देश का राजा और ऐसे ऐसे मैं रास्ता भूल गया, मुझे क्या आप शरण मिलेगी आपके यहाँ? तो बोला, आइए आइए राजन, आपका स्वागत है मेरे घर में, बताइए आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, आपको मिलेगा, शरण मिलेगी। तो राजा को शरण भी मिली, खाना पीना भी दिया। आदमी तो गरीब था, जैसा हो पाया वैसा आतिथ्य सत्कार किया। और इंडिया में ये तो कहा जाता है, भारतवर्ष इसके लिए प्रचलित है कि आर्थिक सेवा आपको करनी है। आप कैसे भी रहिए, आपको आतिथ्य सेवा अच्छी तरह से करनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ आतिथ्य को भगवान का रूप माना गया है। अतिथि देवो भव, कहावत ये है। राजा ने खाना खाया पिया, लेट गए, आराम करने लगे। सवेरे जब राजा उठा तो राजा बोला, अब मैं अपने नगर को जाऊंगा और आप करते क्या हो? तो बोला, राजन मैं तो लकड़हारा हूँ, मैं तो कोयले बेच बेच के अपनी जीवन यापन करता हूँ, थोड़ा सा जो भी बच जाता है कर लेता हूँ। तो राजा बोले कि मैं आपको एक बाग देता हूँ जिसमें बहुत वृक्ष है, और मुझे लगता है कि उन वृक्षों से आप बहुत अच्छा पैसा कमाओगे और अपनी जिंदगी आराम से जियोगे। राजा उसको वो बाग दे देते। वो बाग होता है आम का।
जिसमें जो है हर साल इतने आम आते हैं, इतने आम आते हैं कि उस जमाने में भी वो आम अगर बेचे जाते तो उससे हर साल 5 लाख स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठी होती थी। बहुत बड़ी रकम थी 5 लाख स्वर्ण मुद्राएं। ठीक है, राजन चले जाते हैं, इसके बाद ये अपने काम में लग जाता है। इसका जो काम होता है वो करता रहता है। एक दिन राजन आते हैं उसी जगह घूमते घामते, तो कहते हैं चलो यार उस लकड़हारे के भी हाल पूछ लेते हैं, उसे जिसे मैंने बाग दिया था, और बाग को भी देख लेता हूँ उसने बाग में क्या किया। तो राजा जाते हैं बाग में, तो वहाँ देखते क्या है, अबाक रह जाते हैं। वहाँ तो सिर्फ 4 और 5 पेड़ खड़े हुए थे, बाकी के पेड़ गायब। तो राजा बोला कि भाई आपने किया क्या ये? कहा महाराज आपने जो पेड़ दिए थे उनका मैंने कोयला बना लिया, उनको काटा, सुखाया, जलाया और कोयला बना दिया। कोयला बना के बेच दिया मैंने। अब ये 4-5 और बचे हैं, फिर उसके बाद देखेंगे क्या करना। राजा बोला मेरे भाई ऐसा है कि इनकी को जो है आप चैत्र महीने तक रखिए, और चैत्र महीने में जब इसमें फल और फ्रूट आना चालू हो जाए, चैत बैसाख जेठ, मतलब ये वही महीना होता है अप्रैल मई जून जुलाई के महीने होते हैं जब फ्रूट्स देना चालू करते हैं। आम की वेराइटीज़ के ऊपर होता है, डिपेंड अपॉन द वेराइटीज ऑफ मैंगोस के, कि किस फसल में, किस ऋतु में, किस फसल में, किस महीने में उसको फल देने हैं, फ्रूटिंग होनी है उसमें। तो फ्रूट जब निकलेंगे तो फ्रूट बेच के आना। जब फ्रूट बेचने वो गया मार्केट में तो वो चकित रह गया, कहा ये तो मैंने बहुत गड़बड़ कर दी, अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल कर दी। अगर आम इतने पैसे के बिकते हैं 4 पेड़ों की, तो ये तो हमारे पास तो 1,500-2 हज़ार पेड़ थे। 1,500-2 हज़ार पेड़ में तो मैं कम से कम कुछ नहीं कमाता तो 5-6 लाख स्वर्ण मुद्राएं कमाता। अब उसे चिंता हुई, लेकिन अब पछताए होत का, जब चिड़िया चुन गई खेत, कहावत कही गई है। तो इस कहानी को मैंने इसलिए कहा कि वक्त रहते हुए चीज़ों को समझिए, और चीज़ों को समझने के अमल करिए, बिना समझे हुए नहीं। अगर पेड़ों को कोयला बना के बेचना है आपको, तो वो तो आप उसकी ज़िंदगी खराब कर रहे हो ना, जीवन समाप्त कर रहे हो। उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा उस पेड़ से। उसी पेड़ को अगर फल फूल पत्ते भी बेचो आप, तो उससे कुछ तो इनकम होगी। तो कहने का मतलब ये है कि आय का सोर्स ख़त्म मत करिए। ये मत सोचिए कि एक दिन की ज़िंदगी है, ज़िंदगी हज़ारों दिन की है, इसलिए आय का सोर्स कभी ख़त्म नहीं करिए और बुद्धि विवेक से काम लीजिए। एक अगली कहानी और है। अगली कहानी ऐसे होती है कि 2 बचपन के मित्र होते हैं, दोनों में बड़ा प्रेम होता है। दोनों एक बार जो है खेलते खेलते गांव के बाहर एक कुआं था, वहां चले गए। जब वो बॉल खेल रहे थे, बच्चा दूसरा बॉल के पीछे भागा, बॉल कुएं में गिर गई। मुंडेर थी नहीं कुएं में, बच्चा भी फिसला और कुएं में गिर गया। अब दूसरा बच्चे ने कहा कि क्या करना चाहिए, तो वहाँ पास में जो है एक रस्सी पड़ी हुई थी,
एक बाल्टी पड़ी हुई थी, लोग पानी उससे भरने आते होंगे कुएं से, तो किसी ने छोड़ रखी थी। अच्छा, यात्री राहगीर भी पानी पीते होंगे, तो पानी निकालेंगे कैसे, ये सब सोच के तो रथ से उसने जो है, लड़के ने कहा, लड़का था छोटा, और वो लड़का जो कुएं में गिरा था वो था 9 साल का, और छोटा बच्चा करीब था 8 साल का। उसने कुएं में बाल्टी समेत रस्सी डाल दी। उसने मित्र ने उसको पकड़ा और रस्सी को उसने बांध दिया एक पेड़ में कस के, ताकि रस्सी छूटे नहीं। पासी में पेड़ था, पेड़ में बांध दिया और अपने कमर में लपेटता गया और लड़के को बाहर निकाल लिया। जब लड़का बाहर निकल आया तब वो दोनों लोग फिर गांव में गए। गांव में जब वो पहुंचे और उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे हुई ये घटना आज हम लोगों के साथ, हम लोग बच के आ गए, तो पहले तो उनके घर वालों ने मारा पीटा, डांटा डूटा, जो भी किया वो भी किया। और कहता है, एक तो ये लोग घूमने चले जाते हैं, खेलने चले जाते हैं, बिना बताए हुए ये हादसा हो गया, और दूसरी चीज़ ये झूठ बोल रहे हैं। हाउ इट इज़ पॉसिबल कि ये बच्चा जो है, इतना छोटा बच्चा इतने बड़े बच्चे को निकाल ले, ये पॉसिबल। तो उसमें एक बुजुर्ग थे, बुजुर्ग ने कहा कि देखिए ऐसा है कि पहले ये बात ये नहीं है कि बच्चे को निकाला, समझने की बात ये है बच्चे को निकाला कैसे कर पाई ये काम, इस पे विचार करना है। घटना हुई या नहीं हुई, बच्चा गिरा या नहीं गिरा, बच्चे को निकाला गया, ये तो इसके कपड़े बता रहे हैं, भीगे हुए कपड़े बता रहे हैं कि बच्चा कहीं गिरा था, भीगा था। और कुएं की मुंडेर बता रही है जहाँ फिसला था बच्चा, पैर के निशान बने हुए हैं इसी बच्चे के। तो अब सवाल ये उठता है कि बच्चे को निकाला कैसे। तो उसने कहा इसका एक ही रीजन है कि उस बच्चे को वहां देखने वाला कोई नहीं था, और ये कहने वाला कोई नहीं था कि तुम ये नहीं कर पाओगे। तो यही हमारी जिंदगी के साथ होता है। हमारी जिंदगी का आकलन दूसरे अपने अपने हिसाब से करते हैं, अपने अपने मापदंडों को लेके करते हैं, अपनी अपनी चीज़ों को लेके हमारी गणना चालू करते हैं, हमारे ज़िंदगी का भविष्य, हमारी ज़िंदगी का वर्तमान एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, हमारी क्षमताओं का आकलन करते हैं। लेकिन आप ये मानिए कि आपकी क्षमताएं अनंत होती हैं। उसी तरह से जिस तरह उस बच्चे ने उस बच्चे को कुएं से निकाल लिया, वहाँ उस समय उसे कोई बताने वाला नहीं था। जब आकलन के ऊपर अगर ध्यान नहीं दोगे, आप जनता के कहने पे ध्यान नहीं दोगे, भीड़ क्या चिल्ला रही है, क्या कह रही है, आपको कोई मतलब नहीं, आप बहरे हो जाइए। बी द डीफ दैट टाइम। जिस तरह से मेढक की मैंने कहानी बताई थी आपको, उस तरह से होते जाइए, रास्ते अपने आप निकलेंगे। आप अनंत ऊर्जा के स्रोत हो और भगवान ने आपको अनंत शक्तियाँ दी हैं, उसी के बराबर शक्तियाँ दी हैं जो एक महान विभूति के अंदर होती हैं, वो सारी शक्तियाँ आपको दी हैं। अब आप कितना ऊपर बढ़ पाओगे, कितना ऊपर नहीं बढ़ पाओगे, ये आपकी सोच, आपके विचार, आपका संयम, आपका तप, आपका ध्यान, आपकी विद्या, आपका आचरण, आपका व्यवहार, इन सब पर निर्भर करता है और आपके एटीट्यूड पर निर्भर करता है। धन्यवाद।
यही 3 कहानियाँ थी जिनके माध्यम से मुझे आपको कुछ बात पहुँचानी थी। मैं समझता हूँ शायद मैंने इन कहानी के माध्यम से कुछ ना कुछ तो आप तक पहुँचाया होगा। आप उसको मनन करिए, उसको देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और दूसरों को भी इसका लाभ उठाने दीजिए। हाँ, एक चीज़ और रिक्वेस्ट करूँगा, आपके उसमें कुछ पैसे नहीं लगते हैं, आप हमें जो है सब्सक्राइब जरूर करिए। सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता है। सब्सक्राइब करने से आपको एक फ़ायदा ये होगा, जो भी मैं वीडियोस बनाऊंगा आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुंचेगा, और नोटिफिकेशन पहुंचेगा, आप उसे देखेंगे, मेरा मनोबल बढ़ेगा। तो मेरे मनोबल बढ़ाने के लिए, जिसमें आपका एक पैसा खर्च नहीं हो रहा है, तो आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। आशा है आप सब्सक्राइब करोगे। धन्यवाद, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।